मुरादाबाद की, जहां पर कोतवाली कटघर पुलिस ने युवक की हत्या का खुलासा किया और पुलिस ने इस मामले में मृतक के 2 सगे भाइयों के साथ उसके जीजा को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक मृतक युवक शराब पीता था और परिवार वालों से बदसलूकी करता था। इससे तंग आकर इन दोनों भाइयों ने अपने जीजा के साथ मिलकर अपने सगे भाई धर्मेंद्र की हत्या की और शव को रेलवे लाइन पर फेंक दिया। 21 जुलाई को थाना कटघर में रेलवे लाइन के पास एक अज्ञात शव मिला था। इसमें थाना कटघर एवं एसओजी की संयुक्त टीम ने सराहनीय कार्य करते हुए इसमें 3 लोगों को आज गिरफ्तार किया गया है। मनोज, प्रेमपाल और राजेंद्र, जो तीनों ही थाना मजौला के रहने वाले हैं। वहीं मेरठ में एक बार फिर रिश्तों के कत्ल की कहानी सामने आई है। फलाबदा के संजय की ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में सौतेले भांजे को गिरफ्तार किया है। तंत्र मंत्र के शक में और घर के मामलों में दखलंदाजी से नाराज भांजे ने सौतेले मामा की तमंचे से गोली मारकर हत्या कर दी थी। 2019 की बात है। ये सऊदी भी गया था, वहाँ पे किसी ऑयल फैक्ट्री में काम करने के लिए। वहाँ पे भी इसके इस तरह से पेन वगैरह हुआ था, तो इसे यही लगा था कि फिर से तंत्र क्रिया करवाया जा रहा है। अक्टूबर में वापस इसके पास मैसेज आया था कि ये सऊदी जाने के लिए, कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद आप सऊदी फिर से आ सकते हैं उस कंपनी को ज्वाइन करने के लिए। तो इसको ऐसा लगा कि यदि मैं वापस जाऊंगा और यदि ये जिंदा रहा तो ये फिर से तंत्र क्रिया करके मेरे को मरवा सकता है। तो इस वजह से इसने मृतक का ही जो तमंचा था उसको चुराया और 29 तारीख की आधी रात को जब सब सो चुके थे, ये बरामदे में दाखिल हुआ और इसने कनपट्टी पे गोली मार के वापस अपने घेर में चला गया। इसके द्वारा जो आला कत्ल है उसकी बरामदगी करवा दी। और अब खबर बरेली से, जहां पर बारादरी थाना क्षेत्र के सतीपुर चौराहे के पास एक रेलवे कर्मचारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि दबंगों ने क्षेत्र में कई राउंड फायरिंग की और इसी फायरिंग में रेलवे कर्मचारी को गोली लग गई। गोली लगने के बाद रेलवे कर्मचारी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसकी मौत हो गई। थाना बारादरी के अंतर्गत में पीली मिट्टी मोहल्ला है, जो कि चौकी जगतपुर के अंतर्गत में आती है। यहाँ पे 2 पक्षों में कुछ पैसे को लेन देन को लेकर कुछ विवाद हो गया, आपस में हॉटटॉक हो गए, जिसमें एक पक्ष के द्वारा गोली चलाई गई, जिसमें दूसरे पक्ष को गोली लगी है। जिनको गोली लगी उनका नाम धर्मेंद्र पता लगा है। इनको उपचार के लिए जिला अस्पताल में भेज दिया गया है। किसने गोली चलाई है और उसके पीछे रीज़न क्या है, इसके लिए हमने टीमें लगा दी हैं। जल्द ही जो आरोपी है उसको गिरफ्तार कर अगली विधिक कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। वहीं कानपुर में पुलिस कमिश्नर ने बुजुर्ग दंपति को घर से निकालने वाले बेटे बहू को सबक सिखाया। आरोप है कि बेटे और बहू ने अपने बूढ़े मां बाप को विवाद के बाद मारपीट कर घर से निकाल दिया था। थाने और चौकी में चक्कर लगाकर परेशान हुए दंपति ने पुलिस कमिश्नर से शिकायत की, तो वो खुद बुजुर्ग दंपति को लेकर उनके घर पहुंचे, जहां उन्होंने बुजुर्ग दंपति को उनके घर पहुंचाया और मारपीट करने के आरोप में उनके बहू और बेटे को गिरफ्तार करवाया। और खराब टूटी सड़कें आजमगढ़ की पहचान बन गई है। सड़क हादसे, रास्ता जाम की समस्या टूटी सड़कों के कारण आम बात है। और तो और जो सड़कें बनती हैं उनकी गुणवत्ता मानक के अनुरूप न होने के कारण साल भर के अंदर खराब हो जाती है। वही अधिकारी हर बार इस तरह की सड़कों की मरम्मत करवाने का आश्वासन देते हैं। आप देखिए, मरम्मत होती है और उसके बाद टूटने में वक्त नहीं लगता और लोगों को मुश्किलें होती हैं। रोड में जो गड्ढे थे, तो उन गड्ढों को भरने के लिए जो है वो जो ईंटा के टुकड़े जो इस्तेमाल किए गए, लेकिन उनको अभी क्रश नहीं किया गया। क्रश करने के लिए मैंने उनसे बोल दिया है, क्योंकि बहुत सारी शिकायतें ऑलरेडी मेरे पास आ गई और उसके लिए मैंने उनसे जो है कोऑर्डिनेट करके वहाँ के जेई साहब से मैंने ये बात बोल दी है। तो उन्होंने ये बोला कि वो अभी इसको करा देंगे और उसको जो है सही तरीके से रोड पे जो है चालू हालत में जाके आने जाने वाले कोई दिक्कत। वहीं वाराणसी के कपसेठी थाना क्षेत्र के अकोड़ा गांव में रविवार को सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ। बारिश के कारण एक कच्चे मकान की दीवार अचानक भरभरा कर गिर गई। दीवार की चपेट में आने से दादा और पोते की मौत हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से जेसीबी के माध्यम से शवों को बाहर निकाल लिया गया। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारी ने मृतक के परिजनों को आपदा राशि के तहत मुआवजा दिया। और चलिए अब अवध की खबरों का रुख कर लेते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। सांसद मेनका गांधी अपने संसदीय क्षेत्र सुल्तानपुर पहुंची, जहां उनका स्वागत हुआ। इसके बाद मेनका शास्त्री नगर आवास पहुंची, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं और फरियादियों से मुलाकात की।
लखनऊ से सपा एमएलसी सुनील साजन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मिर्जापुर दौरे पर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी सरकार से सवाल किया। उन्होंने कहा कि 4 सालों में कितनी स्मार्ट सिटी बनी है बताएं। अंबेडकर नगर में पुलिस की कार्यशैली से नाराज ग्रामीणों ने थाने का घेराव किया। महिला प्रधान को थाने लाने के विरोध में ग्रामीणों का हंगामा देखने को मिला। हरदोई में मारपीट में घायल युवक की मौत हो गई और मौत के बाद सड़क पर परिजनों ने शव रखकर जाम लगा दिया। जाम की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश के बाद जाम खुलवाया गया। फतेहपुर में बांदा सागर मार्ग की सड़क जानलेवा बन गई। यहां एक रोडवेज बस गड्ढे में फंस गई। इसके बाद इस बस को धक्का देकर गड्ढे से निकाला गया। इस सड़क की वजह से लोग काफी वक्त से परेशान हैं। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और महत्वपूर्ण खबरों का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश में बारिश से जनजीवन प्रभावित हो चुका है। कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। काशी में गंगा का जलस्तर बढ़ने से लोगों की मुश्किलें अब बढ़ने लगी हैं। खासतौर से निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। एसडीआरएफ को तैनात कर दिया गया है। प्रशासन की ओर से नौका के इंतजाम किए गए हैं। उधर मथुरा में हरियाणा के हथनी कुंड से पानी छोड़ने के बाद यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से ग्रामीणों का संकट बढ़ गया है। तो कानपुर में भारी बारिश से कई नदियां उफान पर हैं। पानी गांव में घुसने लगा है। सड़क पर पानी आने से आवागमन बाधित हो गया। लोग जान जोखिम में डालकर सड़क को पार करने के लिए मजबूर हैं। तो देखिए 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। वाराणसी जहां पर निचले इलाकों में पानी का संकट पहुंच गया है। कानपुर में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। देखिए सड़क पर पानी बह रहा है और मथुरा में भी जो जलस्तर है वो काफी बढ़ गया है। हालांकि मथुरा में जलस्तर बढ़ना एक लिहाज से इसलिए अच्छा है क्योंकि वहां पर यमुना की जो दुर्गति है, यमुना जो नाले में बदल गई है, इस जल स्तर के बढ़ने से थोड़ी सफाई जरूर हो जाएगी। तो पानी कब से यहाँ इतना बढ़ रहा है वह आइए से पूछते जानते हैं। वहीं कानपुर देहात में यमुना और सेंगूर नदियों के जल स्तर बढ़ने से गांव पर खतरा मंडराने लगा है। सड़क पर पानी आने से कई गांव का संपर्क टूट गया है। भोगनीपुर और सिकंदरा क्षेत्र के कई गांव में पानी घुस गया। सड़कों पर पानी आने से लोग मजबूरन जान जोखिम में डालकर तेज बहाव से निकल रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने 25 बाढ़ चौकियां बनाई हैं। लोगों से बाढ़ प्रभावित इलाकों में जाने की अपील की जा रही है। उधर सोनभद्र में बेलन नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से वहां पर किनारे पर बसे लोगों की जान आफत में आ गई। देखते ही देखते वहां पर 10 से 12 फीट पानी जमा हो गया, जिसके बाद प्रशासन टीम मौके पर पहुंची और बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बेलन नदी के किनारे एक घर में ये लोग फंस गए थे। प्रशासन को सूचना दी गई और उसके बाद इनको रेस्क्यू करके वहां से बाहर निकाला गया। और चलिए अब रुक करते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खबरों का सुपरफास्ट अंदाज। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र आगरा पहुंचे। यहां खंडारी स्थित आरबीएस कॉलेज प्रांगण में उन्होंने प्रबुद्ध सम्मेलन में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने संबोधित भी किया। बड़ी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल ने अलीगढ़ में जिला कार्य समिति की बैठक में भाग लिया। मीडिया से बात करते हुए सूरजपाल ने कहा कि अनेक जातियों के लोग हमारे साथ हैं। बागपत के बड़ौद शहर में एक युवती के गायब होने के बाद उसके परिजन थाने पहुंचे। परिजनों ने बरामदगी की मांग की तो पुलिस वालों ने परिजनों को हिरासत में ले लिया, जिसके बाद परिजन हंगामा करने लगे। मेरठ में एक बार फिर रिश्तों के कत्ल की कहानी सामने आई है। फलावदा के संजय की ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने इस मामले में सौतेले भांजे को गिरफ्तार किया है। ग्रेटर नोएडा में तेज बारिश के बाद घर की दीवार गिर गई। इस हादसे में घर में मौजूद 3 बच्चे दीवार के नीचे दब गए, जिसके बाद बच्चों को निकाला गया और अब उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। और चलिए अब बात करते हैं कोरोना महामारी की, जिसको लेकर सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। उत्तराखंड में आज से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुलने जा रहे हैं, जबकि कक्षा 6वीं से 8वीं तक के स्कूल 16 अगस्त से खुलेंगे। राज्य में स्कूल में कोविड-19 महामारी के कारण लंबे समय से स्कूल बंद थे और सभी स्कूलों से कहा गया है कि वो अपने परिसर को अच्छी तरह से सैनिटाइज करें और
एंट्री गेट पर थर्मल स्क्रीनिंग और हैंड सैनिटाइज करने के बाद ही छात्रों को प्रवेश दें। स्कूल से यह भी कहा गया है कि छात्रों को ऑफलाइन कक्षाओं के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन उपस्थिति का विकल्प भी उनके पास उपलब्ध होगा। जो छात्र अपनी कक्षाओं में शामिल होने के लिए स्कूल आते हैं, उन्हें ऐसा करने के लिए अपने माता पिता या अभिभावकों की सहमति लेनी होगी। और पंकज हमारे साथ जुड़ गए हैं देहरादून से। पंकज, जिस तरीके से एक लंबे वक्त के बाद स्कूल खुलने जा रहे हैं, किस तरीके की गाइडलाइन है और क्या तैयारियां उस हिसाब से की गई हैं? बिल्कुल, अब देखिए आज से स्कूल खुलने का सिलसिला शुरू हो गया है और कई स्कूल जो प्राइवेट संस्थान हैं वो खोल दिए गए हैं, लेकिन सरकारी स्कूल 8:30 बजे के बाद खुलने शुरू होंगे और यहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। और ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से पिछले लगभग 4 महीने से कोरोना की वजह से तमाम स्कूल बंद थे, उसके बाद अब छात्रों में भी हल्का उत्साह है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि स्कूल प्रबंधन और सरकारी स्तर पर किस तरह से प्राइवेट स्कूलों में तैयारी की गई है, क्योंकि देहरादून राजधानी है और यहाँ पर जितने भी स्कूलों में हम गए थे तो वहाँ पर लगभग तैयारियाँ पर्याप्त तरह से नज़र आई हैं। और ये भी कहा गया है कि सभी जो क्लासरूम है और स्कूल को सैनिटाइजर किया गया है। लेकिन पहाड़ी जिलों की बात करें, पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पर कुछ समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि वहाँ पर इस तरह का अवेयरनेस नहीं है और वहाँ पर कई तरह की दिक्कतें भी हैं। हालांकि कोरोना का जो ग्राफ है वो लगातार नीचे गिर रहा है, कई पहाड़ी जिलों में इस वक्त 0 के करीब पहुँच गया है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि सरकारी स्तर पर पूरी तैयारियाँ की गई हैं। स्कूलों में बच्चों के आने के लिए पूरी व्यवस्थाएँ की गई हैं। 8:30 बजे स्कूलों में आने का बच्चों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अभी साफ सफाई का प्रबंध यहाँ पर चला जा रहा है। मैं एक स्कूल में मौजूद हूँ और आप यहाँ देख सकते हैं कि जो स्कूल प्रबंधन द्वारा है, तमाम जो यहाँ पर प्रिंसिपल हैं या उसके अलावा तमाम जो टीचर्स हैं उनके लगभग आने का सिलसिला शुरू हो गया और सफाई व्यवस्था भी फिलहाल की जा रही है। शुरुआती दौर है क्योंकि 7:30 बजे का लगभग वक्त हो गया है और 8:30 बजे से छात्रों के स्कूल में आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और कल ही तमाम जो प्रिंसिपल थे या प्रबंधन था उन्होंने हर तरह की व्यवस्था बनाने की बात यहाँ पर कर दी थी। और ये कहा जा सकता है कि क्योंकि जब छात्र आने शुरू स्कूल में हो जाएंगे तो उसके बाद और भी जो व्यवस्थाएं हैं पर्याप्त वो यहाँ पर कर दी जाएंगी। फिलहाल अभी क्योंकि 7:30 का वक्त हुआ है तो इसलिए जो प्रारंभिक तौर की तैयारियां वो की जा रही हैं। कल जो कॉलेज की प्रिंसिपल है उनसे हमारी बात हुई थी, उन्होंने ये कहा था कि स्कूल में हर तरह की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। खासकर जो क्लासरूम है उनको सैनिटाइजर किया गया। बच्चों को भी मैसेज के जरिए ये कहा गया है कि वो स्कूल जब आएंगे तो उनके पास मास्क, सैनिटाइजर और हर तरह की कोरोना से निपटने की चीज़ें होनी चाहिए। तो क्योंकि आज पहला दिन होगा, पहले के दिन के दौरान किस तरह से बच्चे स्कूल आते हैं, कितनी संख्या स्कूल में बच्चों की रहती है, ये देखना भी दिलचस्प होगा। लेकिन इतना कहा जा सकता है कि एक कदम सरकार ने बढ़ाया है, क्योंकि पिछले दौरान जो बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह से बाधित हुई थी ऑनलाइन, क्योंकि बहुत ज़्यादा सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन स्तर पर पढ़ाई नहीं की जा रही है। पहाड़ों में कनेक्टिविटी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो अब ये कहा जा सकता है कि आज से जब स्कूलों के खुलने का सिलसिला शुरू हुआ है तो बच्चों की संख्या कितनी रहती है, क्योंकि ये पूरी तरह से अभिभावकों के ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चों को वो स्कूल भेजते हैं या नहीं भेजते हैं। क्योंकि अभी भी कई अभिभावक ऐसे हैं उन जो विरोध कर रहे हैं कि कोरोना संक्रमण का जो स्थिति है वो अभी खत्म नहीं हुई है, तीसरी वेव की खतरा बना हुआ है। तो इसलिए कुछ अभिभावकों ने ये कहा है कि अभी स्कूल ना खोले जाएं। लेकिन कुछ अभिभावक खुश हैं क्योंकि बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह से खराब हो रही थी, उन पर असर पड़ रहा, तो इसलिए बच्चों के स्कूल खोलने का सिलसिला अब शुरू कर दिया और अब 8:30 बजे स्कूलों में बच्चों के आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। जी पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज से स्कूल खुल रहे हैं देवभूमि उत्तराखंड में। खबरों में बढ़ेंगे आगे। पूर्व सीएम हरीश रावत और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी सोशल मीडिया पर आमने सामने आ गए। पूर्व सीएम हरीश रावत के फेसबुक पोस्ट पर राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने पलटवार किया है। बलूनी ने कहा कि कांग्रेस तुष्टीकरण के सहारे अपना खोया अस्तित्व बचाने में जुटी है। दरअसल पूर्व सीएम हरीश रावत ने फेसबुक पर टोपी लगाए भाजपा नेताओं के फोटो शेयर किए थे और इस पर हरीश रावत ने लिखा था कि जब भाजपा नेता टोपी पहनते हैं तो कोई सवाल नहीं उठाता और मैं लगाता हूं तो मौलाना हो जाता हूं। इस पोस्ट पर अनिल बलूनी ने पलटवार किया है। आज सावन का दूसरा सोमवार है और आज के दिन भगवान शिव की आराधना होती है। भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व है और आज का दिन वैसे भी बहुत खास है क्योंकि इस बार सावन का दूसरा सोमवार नवमी तिथि पर पड़ रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में भगवान शंकर का वास पृथ्वी लोक में होता है और ऐसे में कहा जाता है कि सावन में भगवान शंकर की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। और उत्तराखंड तो देवभूमि है, ऐसे में पूजा अर्चना का क्रम सुबह से ही चल रहा है। और आइए
सीधा रुख करेंगे धर्मनगरी हरिद्वार का। रोहित शिकोला हमारे सहयोगी वहां से सीधा जुड़े हुए हैं। रोहित, आज सावन का दूसरा सोमवार है और देवभूमि उत्तराखंड की अगर बात करें, वहां पर शिवालयों में किस तरह की नजारा देखने को मिल रहा है, क्योंकि कोरोना काल है और ऐसे में किस तरह के इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए गए कोरोना गाइडलाइंस का पालन कराने के लिए? मैं बताना चाहूंगा, सावन के महीने का दूसरा सोमवार है और इस बार कावड़ यात्रा प्रतिबंध है। उसको देखते हुए हरिद्वार के दक्ष मंदिर, जहां भगवान शिव एक महीने यहीं पे विश्राम करते हैं, उन्होंने भी ससुर को दिया कहा था कि सावन के महीने में एक महीने में ही रहूंगा, और इसलिए लोग भारी संख्या में दक्ष मंदिर कंकल में भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं। तो दूध से कर रहा है, तो गंगा जल से कर रहा है, और लोगों को मानना है कि जल्दी से जल्दी कोरोना समाप्त हो और कोरोना समाप्त हो, ये कामना कर रहे हैं श्रद्धालु। जी रोहित, कोरोना गाइडलाइंस को लेकर प्रशासन ने किस तरह के इंतजाम किए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बार जिस तरह से हर साल जो कांवड़िए होते थे, कांवड़ यात्रा निकाली जाती थी, इस बार वो प्रतिबंधित है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आस्था है वो जरूर देखने को मिल रही है। तो वहां पर कोरोना गाइडलाइंस का पालन किस तरह से किया जा रहा है? मैं बताना चाहूंगा, उत्तराखंड सरकार ने कावड़ यात्रा को तो प्रतिबंध लगा दिया, मगर मंदिरों में कोई कभी नहीं दिखा रही। लोग कोरोना का नियमों का पूरा पालन करें और श्रद्धालुओं को कहना है कि जल्दी से जल्दी कोरोना समाप्त हो और देश की सुख शांति मिले। जी, तो आज सावन का दूसरा सोमवार है। अगर बात करें भीड़ की, तो शिवालयों में किस तरह की भीड़ है? मैं बताना चाहूंगा, भगवान शिव की ससुराल दक्ष मंदिर में सुबह 4 बजे से ही मंदिर में लगातार भीड़ चल रही है, लाइनें लगी हुई हैं और भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं। लोगों का मानना है कि जो भगवान की पूजा करते हैं उसकी मनोकामना पूरी होती है। और बिल्कुल, और बड़ी संख्या में भक्त वहां पर मौजूद हैं, शिवालय में पूजा अर्चना चल रही। शुक्रिया रोहित आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। उत्तराखंड की खबरों का रुख करते हैं सुपरफास्ट अंदाज। मसूरी में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन प्रसाली ने पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि भाजपा और कांग्रेस ने प्रदेश को लूटने का काम किया। 21 साल का प्रदेश को अभी भी विकास की से कोसों दूर है। नेपाल की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट के आधार पर अब भारत में प्रवेश नहीं मिलेगा। स्वास्थ्य विभाग सीमा पर एंटीजन जांच के बाद ही नेपाल के लोगों को भारत में आने देगा। नेपाल से फर्जी नेगेटिव रिपोर्ट आ रही थी। बागेश्वर में डीएम विनीत कुमार ने आपदा प्रभावित इलाकों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारी भी उनके साथ रहे। डीएम ने निरीक्षण के दौरान कई दिशा निर्देश दिए। मसूरी में उत्तराखंड होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन और मसूरी ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने संयुक्त प्रेस वार्ता की। इस दौरान सरकार से प्रदेश का पर्यटन उद्योग बचाने की मांग की गई। साथ ही चारधाम यात्रा को शुरू करने की मांग भी हुई। उत्तराखंड में फिर से मौसम विभाग ने अगले 5 दिन तक कई जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो 2 और 3 अगस्त को कुमाऊं में भारी बारिश होगी।